नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर इज डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो अब जैसे मान लो हमने कोई भी एक वीक एसिड ले लिया, लेट्स से एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड किया, तो ये वीक एसिड है इसलिए इक्विलिब्रियम की तरह लिखेंगे, तो ये डिसोशिएट होकर CH3CO माइनस और H3O प्लस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Ka। सो Ka इज रिफर्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज रिफर्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, आप देखो ये वीक एसिड है इसलिए फीबली आयोनाइज्ड होगा। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्लास में भी सिखाया था कि H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, इट डजंट मेक डिफरेंस, क्योंकि वाटर केवल क्या करता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज करता है। तो हम इसकी बजाय इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज वन वे। अदर वे अगर कोई इसको ऐसे भी लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल एग्जाम में ध्यान रखना पहले वाले तरीके से ही लिखना है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप ऐसे भी लिख लोगे, देयर इज नॉट अ बिग डील। सो CH3COH gives CH3CO minus and H plus, this is the equation। अब हमें इसका H प्लस आयन कैलकुलेशन सीखना है बेसिकली। तो हमने समझ लो स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से C मोल्स पर लीटर थी। इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अज्यूम कर ले तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो एसिटिक एसिड के एक मोल से CH3CO माइनस और एक मोल H प्लस बन रहे हैं, तो इससे C अल्फा फॉर्म होगा और C अल्फा फॉर्म होगा। तो इतना समझ आता है। यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक डिफरेंस है। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशंस में हम लोग मोल, वॉल्यूम और अमाउंट कंज्यूम से स्टडी करते थे। सॉल्यूशंस के केस में आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन निकालना आसान है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, और जो कंजम्पशन करते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में करते हैं। यहाँ पे Ka जो है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, व्हिच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो आप देखो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Ka, तो आएगा एक्टिव मास ऑफ CH3COO माइनस into active mass of H plus or H3O plus depending upon the equation divided by active mass of CH3COH। अब आप अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Ka is equal to C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब चूंकि ये वीक एसिड है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा जो है उसको 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो फॉर वीक एसिड अल्फा इज मच लेस देन 1। ठीक है, बिकॉज फीबली आयोनाइज्ड होता है, बिकॉज इट इज फीबली आयोनाइज्ड, है ना। तो अगर अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर Ka बाई C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम का फॉर्मूला है। वीक एसिड्स के लिए अगर कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो दैट विल कम आउट टू बी अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई C। और यहीं से अगर आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है C अल्फा। अल्फा की जगह पे अगर आप रूट ऑफ Ka बाई C सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व हो क्या जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू रूट ओवर Ck। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी वीक एसिड का H प्लस निकालने के लिए, राइट। अब यहीं से आपको pH का वैल्यू निकाल के दिखाना है, डिराइव करके pH का फॉर्मूला निकालिए। So if you calculate pH from here, you will find out that pH is equal to minus times log of H plus. So this is minus times log of Ka power 1 by 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka की जगह Pka पुट कर देंगे तो हमारा pH का फॉर्मूला आ जाएगा pH is equal to half of Pka minus half of log minus times half of Pka minus log C. This is pH फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले हमने देखो डिराइव करिए, एक अल्फा निकालना सीखा, एक H प्लस निकालना सीखा और एक pH निकालना सीखा। बट आपको ध्यान से नोटिस करना है इसमें एक मेजर अजम्पशन है। तो मेजर अजम्पशन इज कि हमने अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कंसीडर किया हुआ है। अगर किसी केस में अल्फा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं आएगी, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर नॉट वैलिड, तब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी Ka is equal to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा सॉल्व करके लाएंगे
फिर सी अल्फा से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और बाद में पीएच कैलकुलेट करेंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो ये जो पीएच का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसके कैलकुलेशन में एक मेजर अजम्पशन है दैट अल्फा इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1, यानी जो वीक एसिड है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे एक और अजम्पशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसोसिएशन ऑफ वाटर स्टडी किया था, तो आपको पता है वाटर भी थोड़ा तो H प्लस देता है, तो इस H प्लस के अंदर हमने वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं किया है, यानी हमने वो भी नेग्लिजिबल अज्यूम किया हुआ है कि वाटर जो अपना H प्लस आयन एसिड के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी नेग्लिजिबल है। यहाँ दो मेजर अजम्पशन है जो आपको नोट बना के लिख लेना है, तो मेक अ नोट फॉर दैट। Write down in the above pH calculation, in the above pH calculation, in the above pH calculation, degree of dissociation of weak acid, degree of dissociation of weak acid is taken negligible, and contribution of water towards H plus, and contribution of water towards H plus is also negligible. तो कहीं पे वाटर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हुआ तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर कहीं पे अल्फा सिग्निफिकेंटली हायर हो गया तो उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, दैट वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नेग्लिजिबल लिया गया है और अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल लेके सॉल्व किया गया है। अगर ये दो अजम्पशन हमेशा सही रहते हैं तो आप पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीके माइनस टॉक्सी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Now write down a question. Calculate pH of 0.1 m acetic acid. Ka is equal to 10 to the power minus 5. अब देखो, समझदारी की बात यह है कि हमेशा किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का पीएच कैलकुलेट करते टाइम पहले अल्फा चेक कर लेना चाहिए। हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, सो वैल्यू ऑफ के इज 10 टू द पावर माइनस 5, concentration is 0.1, this comes out to be 10 power minus 2 which is 0.01। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 नेग्लिजिबल है, यानी अजम्पशन हमारा बढ़िया से काम कर रहा है। तो यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम सीधे सीधे सी अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1 into 10 to the power minus 5, जस्ट 0.1 into 0.01, अल्फा की वैल्यू आपने 0.01 निकाली हुई, तो दिस कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 3, यानी पीएच की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ जाएगी। आप में से कोई फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लो एक बार, बट अल्फा वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक वेदर अल्फा इज नेग्लिजिबल और नॉट, ये चीज़ चेक करना हमेशा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी ये चेक करना भूल गए तो सवाल गलत भी हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि कहाँ तक हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके ऑप्शन अभी चेक करा रहा हूँ। पहले ये सॉल्व कर लिया आपने, अब यही चीज़ आपको 10 पावर माइनस 4 m एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। सो देखो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 m एसिटिक एसिड, के वैल्यू 10 पावर माइनस 5 दी हुई है। अब देखो अगर आप यहाँ ध्यान से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 10 पावर माइनस 4, ये सॉल्व हो गया जाएगा 1/√10, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 0.316 के आसपास आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में 0.3 तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। ये बात समझ में आई आपको? अब जब अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है तो डेफिनेटली अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आती है सबको। के की जगह लिखेंगे 10 पावर माइनस 5, सी की जगह 10 टू द पावर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से सॉल्व करके पहले आपको अल्फा निकाल के बताना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इधर चार फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करके आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी तो आ जाएगा टेन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 40/20। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.27 आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो वो C अल्फा होगा। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻5, राइट। तो यहाँ से अगर pH लिखेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 2.7। इसको सॉल्व करके आप फाइनल pH लिख सकते हो। यहाँ से फर्दर आपने H प्लस लिखा तो C अल्फा की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻⁵ आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो pH इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग ऑफ 2.7 विच इज 4.56। तो अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी एसिटिक एसिड की तो वहाँ पे अल्फा नेग्लिजिबल लेना फेवरेबल नहीं होता है। तो हमेशा आदत डाल के रखनी है कि अगर आप एडवांस लेवल का कोई भी सवाल आयनिक में डील कर रहे हो तो इट इज मैंडेटरी दैट यू ऑलवेज चेक कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो आप आदत रखो हमेशा रूट ऑफ सी, पहले रूट ऑफ के बाई सी निकालना, जिससे कि आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाए और बाद में एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ सी के अप्लाई करना है। जब तक आप ये इंश्योर ना कर दो कि अल्फा नेग्लिजिबल है तब तक गलती से भी रूट ऑफ सी के का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। अब जैसे मैंने आपको डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड सिखाया, बिल्कुल आइडेंटिकली डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस होता है। अगला केस लिखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। अभी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट रिपीट है। जो काम हमने एसिड के साथ करा था वही वीक बेस के साथ करेंगे। तो लेट्स से हमने वीक बेस लिया NH4OH, इसको वाटर में ऐड किया, ये डिसोशिएट होके बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। NH4 प्लस प्लस OH माइनस। वाटर की कोई खास यूटिलिटी नहीं है, या OH माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज भी कर सकते हैं, सब टू यू। कई बार NH4OH की जगह अमोनिया भी हो सकता है, तो भी सेम तरीके से डील करेंगे। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको Kb लिखते हैं। Kb इज रिफर्ड एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था वैसे ही Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस आइडेंटिकल है। आप एक बार बिल्कुल सही से सॉल्व करके देखिए, जैसे वीक एसिड सॉल्व करा था बिल्कुल वैसे वीक बेस सॉल्व करके देखिए। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने पहले वीक एसिड डील किया था वैसे वीक बेस डील करना है। T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन Cm, इक्विलिब्रियम पे C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओवर हियर। Kp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। सो इट इज C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। सॉल्व करोगे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये वीक बेस है तो अल्फा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। दैट मींस इट इज फीबली आयोनाइज्ड। हमारी वैल्यू आ जाएगी Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू रूट ओवर Kb बाई C, और सिंपली OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा हो जाएगा विच इज रूट ओवर CKb। और यहाँ से POH लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ ऑफ PKb माइनस लॉग C, या फिर अगर pH कैलकुलेट करोगे तो PKW माइनस हाफ ऑफ PKb माइनस लॉग C, या यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW की जगह आप 14 यूज कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर सवाल 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व करेंगे। तो और एट 25 डिग्री सेल्सियस सिंपली pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। सो 14 माइनस हाफ ऑफ PKb माइनस लॉग C। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि जे एडवांस लेवल की बात समझना चाह रहे हो तो मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख दिया। किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा उसको सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज जेई मेन नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको कभी भी सवाल सॉल्व करना है तो इट विल बी सिंपली 14 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। until unless temperature is not changed तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 40 माइनस हाफ PKb माइनस लॉग C से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m NH4OH, Kb की वैल्यू 10 to the power minus 5 m गिवन है। तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे वीक एसिड सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m NH4OH एंड Kb इज 10 to the power minus 5। तो पहले अल्फा निकालेंगे, रूट ऑफ Kb बाई C पहले स्टेप 1। So this comes out to be root over 10 to the power minus 5 by 0.01. This is root over 10 to the power minus 3.
तो आप देख सकते हैं वैल्यू नेग्लिजिबल आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्दर सॉल्व करने में टाइम ही नहीं खराब करेंगे। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी सर सीधे सीधे C अल्फा, या फिर इसका एक और तरीका है जैसे रूट ओवर C के B, उसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट ओवर 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब यहाँ से POH लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻7/2। सॉल्व करने में टाइम ही नहीं करना है, पावर सीधे सॉल्व हो कर जाएगी, दिस इज 3.5। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 3.5 विच इज 10.5। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया? अब देखो अगर किसी ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला दैट पीएच इज इक्वल टू 40 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी माइनस लॉग सी, आपका फॉर्मूला हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू 40 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी की वैल्यू लिखेंगे माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10⁻⁵ माइनस लॉग सी इज 0.01। सॉल्व करोगे तो देखो ये अपने आप 10⁻⁵ आ जाएगा। तो someone can solve by this formula also, this is also directly applicable। बस एक बार आपको ये चेक करना है कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है। एक बार ये श्योर हो गया कि अल्फा नेग्लिजिबल है तो आप फिर क्विकली सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। समझ आ गई बात? इसके बाद देखो हम लोग एक लॉ सीखेंगे यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगला केस लिखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन को डील करने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो अगला टर्म लिखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखा, पहले लॉ लिखिए। तो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, for weak electrolytes, for weak electrolytes, for weak electrolytes degree of dissociation increases, for weak electrolytes degree of dissociation which is alpha increases on dilution। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऑन डाइल्यूशन या ब्रैकेट में लिख लो डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर आप डाइल्यूशन करोगे, मतलब पानी मिलाते जाओगे, तो उसके केस में उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। लेकिन इससे गलत फहमी नहीं बढ़ानी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नो डाउट बढ़ेगा, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उससे उसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये गलत फहमी नहीं फैलानी है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ दैट फॉर वीक एसिड, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, फॉर वीक एसिड अल्फा की वैल्यू कितनी आती है √Ka/C। अगर वीक एसिड है तो अल्फा की वैल्यू भी सॉल्व करके क्या निकाली थी √Ka/C, या वीक बेस होगा तो √Kb/C आ जाएगा। K और Kb तो कांस्टेंट है। तो अगर आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी आपने, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी तो देखो आप इनडायरेक्टली अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज कर देगी। यही आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि अगर आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन करते हैं तो उसका अल्फा इंक्रीज कर जाता है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन इसी की कितनी होती है √C के। तो अगर आपने डाइल्यूशन किया तो उससे देखो H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि Ka कांस्टेंट है और C की वैल्यू कम हो रही है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। और अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी तो इन दैट केस पीएच जो है वो क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पीएच माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H+ होता है, या फिर पीओएच जो है वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये 40 माइनस पीएच होता है। ये सारी बातें आपको एक साथ कोरिलेट करना आना चाहिए, तो ध्यान से लिख लो। और अब वीक एसिड मैंने एग्जांपल में लिखा हो या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हो। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, उससे अल्फा इंक्रीज करता है, लेकिन H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, पीएच इंक्रीज करता है और पीओएच डिक्रीज करता है। अब देखो इतनी सारी बातें अगर एक साथ पूछ ली जाएंगी तो ये टेक्निकल हो जाता है।
Similarly, if you will calculate for weak base, so in case of weak base, alpha is equal to root of Kb by C. So on dilution, increasing dilution, concentration will decrease, alpha will increase. और अगर अल्फा इंक्रीज करेगा तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, तो POH इंक्रीज करेगा और pH डिक्रीज कर जाएगा. और Kb या Ka की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन होता है. कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से Ka और Kb की वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ. वैसे स्कूल लेवल पे तो सीधा लॉ ही पूछा जा सकता है, तो आपको क्लियरली लॉ मालूम होना चाहिए. जे लेवल की प्रॉब्लम डील करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी डाइल्यूशन करेंगे तो जो अल्फा नेग्लिजिबल वाला फीचर है वो कभी कभी गड़बड़ हो सकता है. इसलिए डाइल्यूशन का केस कभी भी होगा क्वेश्चन में तो कोशिश करनी है कि अल्फा जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसा सवाल हो सकता है जहाँ पे अल्फा नेग्लिजिबल ना आए. ठीक है. So write on the question, how much water must be added up to 100 ml 0.1 m acetic acid, K is equal to 10 power minus 5, so that the final pH of the solution becomes double of the initial. तो देखो सबसे पहले आप लोग इसका इनिशियल pH अगर कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ सी के से सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे. तो दिस कम्स आउट टू बी, सॉरी, इनिशियल pH कैलकुलेट करेंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ सी के आएगा. अभी हमने थोड़ी देर पहले 0.1 m एसिटिक एसिड का pH निकाला था, आप चाहो तो उसे डायरेक्टली यूज कर लो. यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रूट ओवर सी के अप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि इनिशियल pH जो है वो हमारा 3 आ जाएगा. आप में से कोई अगर क्रॉस चेक करना चाहता है तो अल्फा की वैल्यू चेक कर लो. इट इज रूट ऑफ K बाई C, दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 0.1, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 2. तो अल्फा नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा ऊपर वाला जंक्शन या हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डन. अब उसने बोला है कि फाइनल पीएच इनिशियल पीएच का डबल हो गया है, तो जो हमें फाइनल पीएच चाहिए वो चाहिए 6. तो इसका मतलब फाइनली जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 6 एम चाहिए. अब अगर मान लो किसी ने गलती से भी यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को रूट ऑफ सी के अप्लाई करके सॉल्व कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा. आपको पहले करके दिखा दे रहा हूँ गलत वाला तरीका जो सब लोग गलती से कर सकते हो. अगर आपने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे रूट ऑफ C1 के अप्लाई कर दिया लेट से, और ये इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कर दिया हमने यहाँ से, तो अगर आपने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से C1 की वैल्यू आपकी 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगी. और अगर आपने यहाँ पे C1 ये निकाल लिया तो देखो अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अगेन रूट ऑफ K1 बाई C करेंगे, तो आप देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगी. और आपको पता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1. इसका मतलब ये रास्ता फॉलो नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे अल्फा जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं आएगा. इसीलिए मैंने आपसे कहा ये चीज़ हमेशा चेक करनी ज़रूरी होती है. अगर आपने बिना चेक करे आंसर लिख दिया तो आपका सवाल श्योर शॉट गलत हो जाना है. कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि आपकी कॉपी है इसलिए बहुत सही से ये चीज़ लिख के क्रॉस बना लो ताकि आपको पता चल जाए ये तो नहीं करना है. भले ही आप सवाल करो ना करो आपकी चॉइस है, बट ऐसे नहीं करना है क्योंकि डाइल्यूशन जब भी होगा तो पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होगा. पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ में मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि डाइल्यूशन करने से अल्फा इंक्रीज कर जाता है. तो जो अल्फा पहले निग्लिजिबल था वो जरूरी नहीं बाद में भी निग्लिजिबल आए, क्योंकि आपने डाइल्यूशन किया और सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन किया है क्योंकि पीएच डबल कर दिया है लगभग, तो इसका मतलब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं आएगा. ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो हमने यहाँ पे एक बार ट्राई भी करके देखा तो आपने देखा एब्सर्ड आंसर आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज नॉट द वे, ऐसे तो कर ही नहीं सकते. तो अब दो रास्ते बचे, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे या थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे. तो हमें पता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो C अल्फा के इक्वल होती है. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के इक्वल होती है, और ये हमें 10 टू द पावर माइनस 6 पता है. अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे. तो अगर इसको थोड़ा स्मार्टली डील कर लिया जाए, एंड वील राइट इट C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और C अल्फा की जगह H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो अब यहाँ से देखो अल्फा आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना क्वाड्रेटिक डील करे. तो ऐसे स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 फिक्स है, 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1 माइनस अल्फा पुट करेंगे. यहाँ से सॉल्व करके पहले आपको अल्फा निकालना है सबको. यहाँ से आप सॉल्व करिए और अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको. तो अगर आप यहाँ से अल्फा सॉल्व करके लाओगे तो ये वैल्यू 10/11 आनी चाहिए मेरे हिसाब से. आप ऐसे देखो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 10/11 आ जाएगी.
आ जा रही है। और जैसे अल्फा की वैल्यू 10/11 आ गई है, तो अब यहाँ से आप नई कॉन्सेंट्रेशन सी डैश निकाल सकते हो। तो अब जो हमारी नई कॉन्सेंट्रेशन है सी, वो निकाली जा सकती है, बिकॉज सी अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻6 पता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि वाटर ऐड करने से मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज होते नहीं है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इनिशियली और फाइनली सेम होगा। इनिशियल सोल्यूशन देखो 100 ml 0.1 एसिटिक एसिड था, सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियली। कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अगर फाइनली निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो निकाली हमने 1.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अप्लाई कर देंगे, where V is the volume of final solution. V is the volume of final solution. तो इसमें अगर अमाउंट ऑफ वाटर एडेड अब निकालना है, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड विल बी 100 ml तो पहले से था, और फाइनल वॉल्यूम वी एम एल है, तो वी माइनस 100 ml अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इनिशियल मोल फाइनल मिली मोल के इक्वल कर दो, सो 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी। यहाँ से सॉल्व करके वी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये मिलीलीटर में आपका वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखोगे 100 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसको सॉल्व करके आपको वी की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। करिए एक बार, देखो बहुत थ्योरेटिकल बात है। अगर वॉल्यूम देखोगे तो 9090 लीटर्स के आसपास आंसर आ रहा है। इसमें से 100 ml सब्ट्रैक्ट करना नहीं करना कोई बहुत सेंसिबल नहीं है, दैट इज मेयरली वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर इसमें से 100 ml सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड। आपका आंसर लगभग लगभग 9090 लीटर्स वाटर आएगा। आप समझ सकते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि डाइल्यूशन करते टाइम अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल लेना रिस्की होता है। पोस्ट वाटर डाइल्यूशन लॉ की वजह से डाइल्यूशन करने से अल्फा वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। सो इट मे बी पॉसिबल कि आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे अल्फा नेग्लिजिबल ना हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको बात समझ में आई? तो अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच निकालने सीखे थे, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, इन सब के पीएच कैलकुलेट किए थे अभी हमने। आज मैंने आपको वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैलकुलेट करना सिखाया। अब इसके बाद हम लोग दो वीक एसिड या दो वीक बेस के मिक्सचर सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो अब देखो आपको ये चीज इस चैप्टर में समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज हम लोग वीक एसिड पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वीक बेस पे अप्लाई हो जाएगी। बस के को केबी से रिप्लेस करना पड़ेगा और पीएच को पीओएच से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? तो अगला केस लिखेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। नेक्स्ट टाइटल पीएच ऑफ mixture of two weak acids. pH of mixture of two weak acids. pH of mixture of two weak acids. तो ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस होता है। तो मैं अज्यूम करा लेट टू मोनोबेसिक एसिड्स HA and HB are there with equilibrium constant with acid dissociation constant Ka1 and Ka2, with acid dissociation constant as Ka1 and Ka2 respectively. Two monobasic acids HA1 and HAV are with acid dissociation constant Ka and K1 K2 respectively are mixed in a vessel and their final concentrations are
C1 and C2 respectively. पॉइंट समझ में आया? हमारे पास दो वीक एसिड है, एक यहाँ पे चाहो तो 2 वीक मोनोबेसिक एसिड लिख लो तो अच्छा रहेगा. Let 2 weak monobasic acids HA and HB are there with their dissociation constants at K1 K2 respectively and are mixed in a vessel and their final concentrations are C1 and C2 respectively. आप देखो दोनों एसिड्स एक ही वेसल में है तो दोनों का साइमल्टेनियस और इक्विलिब्रियम जैसा केस अप्लाई होगा. So it will form H plus, HA gives H plus and A minus. इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन. दूसरा एसिड है HB, ये डिसोशिएट होके बना रहा है H plus and B minus, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 गिवन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 गिवन है. पहले स्टेप का डिसोसिएशन हुआ तो C1 into 1 minus alpha 1, C1 alpha 1 और C1 alpha 1. दूसरे वाले एसिड का डिसोसिएशन हुआ तो 1 minus alpha 2, C2 alpha 2 and C2 alpha 2. अब देखो H प्लस में दोनों एसिड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. H प्लस में दोनों एसिड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर जो कॉमन आयन होता है या कॉमन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो दोनों में ऐड कर देते हैं. यहाँ प्लस C1 अल्फा 1 करेंगे और यहाँ प्लस C2 अल्फा 2 करेंगे. ये समझ में आया कैसे? क्योंकि H प्लस एक्चुअली में तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 ये पहले वाले इक्विलिब्रियम से कंट्रीब्यूशन C1 अल्फा 1 है और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम से कॉन्सेंट्रेशन कंट्रीब्यूशन C2 अल्फा 2 है. तो एक्चुअली में वेसल के अंदर जो H प्लस है वो कितना है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. अब दोनों अलग अलग इक्विलिब्रियम है, दोनों साथ साथ सॉल्व करना शुरू करो. पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे K1 इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA. आप अगर कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1. एंड सिमिलरली दूसरे एसिड के सॉल्व करेंगे Ka2, ये आ जाएगा H प्लस इंटू B माइनस अपॉन HB. फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2. ठीक है. अब चूंकि HA और HB दोनों वीक एसिड हैं तो उनकी अल्फा वैल्यू नेग्लिजिबल मान लेंगे. एज HA एंड HB आर वीक एसिड्स, so as HA and HAB are weak acids, so alpha 1 is negligible as compared to 1 and alpha 2 is also negligible as compared to 1. दोनों वैल्यू निग्लेक्ट कर देंगे तो पहली इक्वेशन हो जाएगी C1 K1 is equal to C1 alpha 1 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. ये इक्वेशन आ गई. दूसरा वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा C2 K2 is equal to C2 alpha 2 C2 alpha 2 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. ये दूसरी इक्वेशन आ गई. अब देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं, अब ये ट्रिक है, ध्यान रखना है आपको, सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा. ऐसे केस में रेशियो लेने के बजाय ऐड करते हैं. अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो रिलेशनशिप आ जाएगी C1 K1 प्लस C2 K2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होल स्क्वायर. और आपको पता है कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे लिए कितनी है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर C1 K1 प्लस C2 K2. एक बार H प्लस आ गया तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अगर हमें लिखनी होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना है? C1 अल्फा 1. ये वैल्यू आ जाएगी C1 K1 अपॉन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. और ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक बार, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा C1 K1 अपॉन रूट ओवर C1 K1 प्लस C2 K2. एंड सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस निकालना होगा, ये C2 अल्फा 2 आ जाएगा, तो C2 K2 अपॉन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. तो ये आ जाएगा C2 K2 अपॉन रूट ओवर C1 K1 प्लस C2 K2.
ठीक है। अब एक बार अगर आपका H प्लस आ गया तो आप पीएच भी निकाल सकते हैं। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी आ रही है, रूट ओवर C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। इसमें अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 पावर 1/2। यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी -1/2 लॉग C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ये आपका पीएच निकालने का फॉर्मूला आ गया फॉर मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक, आगे का समझ। Now similar to the mixture of two weak acid, we can solve the pH of mixture of two weak bases. So just like the above case, you can write down let two weak mono acidic bases like AOH and BOH are there. हमने दो बेस ले लिए AOH और BH with their base dissociation constant as Kb1 and Kb2 and are mixed in a vessel and their concentrations are C1 and C2 respectively. तो हमने AOH का dissociation किया तो A plus and OH minus बना, concentration initially C1 ले लिया, C1 into 1 minus alpha 1, C1 alpha 1, C1 alpha 1. Similarly, दूसरा बेस लिया BOH, that gives you B plus and OH minus, equilibrium constant Kb2. So now the concentration is C2. So it is C2 into 1 minus alpha 2, C2 alpha 2, C2 alpha 2. अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों में कॉमन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है, एक ही वेसल में दोनों बेस डिसोशिएट कर रहे हैं तो OH माइनस कंसेंट्रेशन कॉमन होगी। यहाँ पे देखो प्लस C2 अल्फा 2 करा और यहाँ प्लस C1 अल्फा 1 करा। उसके बाद दोनों के डिसोशिएशन कांस्टेंट लिखे, Kb1 is A plus into OH minus upon AOH and Kb2 is B plus into OH minus upon BOH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो C1 अल्फा 1 plus C2 अल्फा 2 into C1 alpha 1 upon C1 into 1 minus alpha 1 and Kb2 is C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C2 alpha 2 upon C2 into 1 minus alpha 2। अब क्योंकि देखो दोनों वीक बेसिस है हमारे पास, हमें पहले ही से पता है AOH एंड BOH, तो उसका अल्फा 1 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल और दूसरे का अल्फा 2 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लिया। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया C1 Kb1 is equal to C1 alpha 1 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 and C2 Kb2 की वैल्यू हो गई C2 alpha 2 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। तो फिर से जैसे पिछले पार्ट में करा वैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। सो दिस बिकम्स C1 Kb1 plus C2 Kb2 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 whole square। तो यहाँ से OH माइनस कंसेंट्रेशन आ गई C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 which is equal to root over C1 Kb1 plus C2 Kb2। A plus निकालेंगे तो that comes out to be C1 alpha 1 which is C1 Kb1 upon C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 which is C1 Kb1 under root of C1 Kb1 plus C2 Kb2 and similarly B plus concentration निकालेंगे तो it is C2 alpha 2 which comes out to be C2 Kb2 upon C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। ये समझ जा रहा है ना? This we are actually solving from this equation। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन से जो हमने पहली वाली इक्वेशन लिखी है ना, ऐसे C1 alpha 1 की वैल्यू निकालो। तो अगर आप C1 alpha 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, C1 alpha 1 की वैल्यू आ जाएगी C1 Kb1 upon C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 एंड सिमिलरली अगर C2 alpha 2 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा C2 Kb2 upon C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। ये C2 Kb2 upon अंडर रूट ऑफ C1 Kb1 plus C2 Kb2 आ जाएगा। अब यहाँ से OH माइनस कंसेंट्रेशन हमने पहले ही निकाली हुई है, दिस इज रूट ओवर C1 Kb1 plus C2 Kb2। दोनों तरफ लॉग लिया तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस आ जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ C1 Kb1 plus C2 Kb2 पावर हाफ। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा POH आ जाएगा सॉल्व होके, POH is equal to minus times half of POH is equal to minus times half of log of C1 Kb1 plus C2 Kb2। और अगर यहीं से हमें pH सॉल्व करना होगा कभी फ्यूचर में तो pH कैन बी सॉल्व एज pKw minus POH। So pH will come out to be pKw plus half of log of Kb1 plus Kb2। या इसी डेटा को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व करेंगे तो हमारा pH की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस, से 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व करेंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस, बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw कितना होता है 14। सो pH इज इक्वल टू 14 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ C1 Kb1 प्लस C2 Kb2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आप इससे मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस का pH कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स एंड टू वीक बेस। तो रेप्लिका केस होता है, जैसे हम एसिड डील करते हैं वीक एसिड वैसे वीक बेस डील किया जाता है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट पीएच। तो जहाँ वो पीएच आ रहा था वो यहाँ पीओएच आएगा,
बस 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीएच आ जाएगा. ओके, सो वी स्टॉप हियर.